गणित में जो कमजोर हैं, सबसे पहले उनको कमजोरी को पहचानना होगा, क्योंकि कमजोरी को जब पहचान लेंगे तभी आप उसका सही रूप से निदान कर पाएंगे। ये अत्यंत जरूरी है। तो देखिए, अगर गणित में कमजोरी की बात मुझसे पूछी जाती है, तो इन 40 सालों तक पढ़ाने के जो अनुभव है, उसके एवज में मैं बोल सकता हूं कि दो इसके कमजोरी हैं। पहला है सरलीकरण, मतलब कैलकुलेशन संपूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। दूसरा है वर्ड प्रॉब्लम। अब इसे एक एक करके हम सवालों के माध्यम से समझते हुए जाएंगे और इसकी जो निदान कैसे हो सकता है, इस पर भी स्पष्ट रूप से व्याख्या करते हुए जाएंगे। तो चलिए हम चीजों को अपने तरीके से समझते हैं। देखिए, ये सवाल है, भूखी बिल्ली कुंजन चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रही है। यहां चूहा दिया हुआ है, ये बिल्ली दिया हुआ है। कुंजन अभी 14 पर है और एक बार में 2 खाने कूद सकता है। ये कुंजन है जो 2 खाने कूदती है। बिल्ली 3 पर है, ये देखो 3 नंबर है, बिल्ली यहां पर है। बिल्ली एक बार में 3 खाने कूद सकती है। अब अगर चूहा 28 पर पहुंच जाए तो वो बिल में छुप सकता है। पता लगाओ कि क्या चूहा बच पाएगा। अब देखिए, ये जो सवाल है, ये सवाल एनसीईआरटी के क्लास 5 में है। आप में से बहुतों को तो लग रहा होगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन आपके दिमाग में कुछ लोगों के होगा कि स्पष्ट धारणा होगा कि कैसे इसका समाधान करना है, और मैक्सिमम के दिमाग में यह नहीं होगा कि इसकी समाधान का एग्जैक्ट रास्ता क्या है। तो ये जो सवाल है, इसे वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। जो शब्दों से लिखा हुआ सवाल को हम वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। और जैसे आप सरलीकरण में इसके साथ जोड़ो, इसके साथ भाग दो, इसके साथ घटाओ, उसके साइन होते हैं, चिन्ह होते हैं, आप उससे समझ में आ जाता है आपको करना क्या है। यहां पर जो है, जब आप इस ऐसे सवालों को पढ़ते हैं, तो ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि कहां गुणा करना है, कहां किस चीज को किस स्थिति में देखना है, नहीं लिखा हुआ है। तो यहां पर हमें प्रॉब्लम हो जाता है। हमें समझ में ही नहीं आता है कि हमें करना क्या है। सवाल तो सामने है। अब इसकी भी 2 स्थिति होती है। पहली स्थिति में इसमें सवाल तो हमें समझ में आ गया है, लेकिन करना क्या है वो समझ में नहीं आता है। और कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि सवाल पढ़कर ही समझ में नहीं आता है, मतलब आंख बंद कर उसको हम व्याख्या ही नहीं कर पाते हैं कि एग्जैक्टली बोलने का कोशिश क्या किया गया है। तो सवाल पढ़कर समझ में नहीं आना कि करना क्या है, ये जो है वर्ड प्रॉब्लम के साथ जुड़ा हुआ है। और सोचिए, मैं क्लास 5 की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। आप में से बहुत कोई क्लास 10 के एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत लोग प्रतियोगिता मूलक एग्जाम देने जा रहे हैं, कुछ लोग क्लास 8 में 9th में पढ़ते हैं। सबकी समस्या यही है। तो ये समस्या का समाधान क्या है, आज इस पे थोड़ा चर्चा करते हुए हम बातों को आगे बढ़ाएंगे। और ये जानिएगा कि ये 5-6 दिन का कंटिन्यूअस क्लास है। सुबह, हर दिन सुबह ये क्लास आता हुआ रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। हमने जो अभी बोलने की मैं कोशिश कर रहा हूं, वो है कि देखो, आपकी जो कमजोरी, क्लास 5 का मैंने एक सवाल दिखाया, तो मतलब है कि क्लास 2 से क्लास 10 तक ये कमजोरी जन्म लेती है। आप भी जरा पलट के अपने पीछे की जिंदगी को देखेंगे, तो देखेंगे कि यहां पे कोई था कि क्लास 5-6 तक ठीक था, 7th-8th में प्रॉब्लम शुरू हो गए। कुछ लोगों का तो 8 तक ठीक था, 9th-10th में प्रॉब्लम शुरू हो गए। तो कहने का मतलब है कि ये छोटी वर्ड प्रॉब्लम, और ये सर ने तो समझा दिया था कि मुझे ये इस तरह के सवाल आएंगे तो ये कर लेना, लेकिन सवाल थोड़ा सा भी घूमा तो हम कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि हम सवाल के साथ हमारी जो सोच है वो मिलान नहीं हो पाया था। तो गणित की कमजोरी सबसे पहले हम समझ लें कि गणित की कमजोरी का उत्पत्ति कहां से होता है, क्लास 2 से क्लास 10 के बीच में। और अगर सही बोलूं तो क्लास 2 से क्लास 8 के बीच में सारी कमजोरी पैदा हो जाती है, जिसके चलते ये दिखता है क्लास 7, 8, 9, 10, या आप जब किसी प्रतियोगिता मूलक एग्जाम देने जाते हैं
तो ये आपको दिखता है, लेकिन इसकी जो शुरुआत होता है वो क्लास 2 से क्लास 8 के अंदर में ही शुरुआत हो चुका होता है। क्लास 9 10th में तो परिलक्षित होता है। तो इसे हमें अच्छी तरह समझना होगा, तभी हम इसकी निदान कर पाएंगे। अब जरा इस सवाल को फिर से एक बार देख लेते हैं। वही सवाल है, भूखी जो बिल्ली है, चूहे का नाम कुंजन है, उसको पकड़ने का कोशिश कर रहा है। कुंजन अभी 14 पर है और एक बार 2 खाने कूद सकता है। देखो 2 खाने जैसे ही कूद सकता है तो हमें लगता है 14 के बाद क्या आएगा, 16, 16 के बाद दूसरा खान 18। तो हमें एक समझ तो देता है ये कि हम अगर इसको 7 दूनी 14 बोला, 14 मतलब 7 दूनी 14, फिर मैं बोल सकता हूं 8 दूनी 16, 16 के घर पे होगा, फिर बोलूंगा 9 दूनी 18 के घर पे होगा, फिर 10 दूनी 20 मतलब 20 के घर पे होगा। मतलब यह है 14 के बाद 16 में कूदा, 16 के बाद 18 में कूदा, 18 के बाद 20 में कूदा। तो ये किस तरह से चल रहा है, ये तो एक पहाड़ा चल रहा है। देखिए अब देखिए 11 दूनी 22 पे आएगा, फिर 22 से 12 दूनी 24 पे आएगा, फिर ये 13 दूनी 26 पे आएगा, फिर 14 दूनी 28 जो आएगा ये अपने बिल में घुस जाएगा। ये तो हुआ कुंजन की कहानी। अब हम जरा बिल्ली के देखते हैं। बिल्ली अभी 3 पे है। अब बिल्ली वहां से कूदेगी तो 6 पे आएगी, 6 पे आएगी तो उसके बाद कूदेगी तो 9 पे है। अब देखो बिल्ली जहां कूद के जा रही है और चूहा जहां कूद के जा रहा है, दोनों के घर अलग अलग हैं। फिर 12 9 के बाद जब वो कूदेगी बिल्ली तो 12 में आएगी, 12 के बाद जब कूदेगी तो 15 में आएगी, 15 के बाद कूदेगी तो 18 में आएगी। तो 18 एक ऐसी घर है जहां पर चूहा भी पहुंचता है और बिल्ली भी पहुंचता है। लेकिन क्या पूछा गया है कि क्या चूहा बच पाएगा? फिर हम 3 सत्ते 21 करते हैं। जब 18 के बाद बिल्ली 21वें घर पे आएगी, 21वें घर के बाद ये 24वें घर पे आएगी और 24वें घर के बाद ये 27वें घर पे आएगी। 27वें घर के आने के बाद वो कूद के 30 नंबर के घर पर जाएगी, क्या है कि 10 या 30 होता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 2 घर जो है वो कॉमन आ गया, ठीक है ना। तो देखो एक छोटे से सवाल पे कितने चीजें हो रहे हैं। अब ये 18 पे एक आया, एक कॉमन है जहां पर कुंदन भी पहुंचता है और बिल्ली भी पहुंचती है। दूसरा घर है 24, जहां पर आपका कुंदन भी पहुंचता है चूहा और बिल्ली भी पहुंचती है। लेकिन एक सवाल आता है कि क्या कुंदन को बिल्ली पकड़ पाएगी? अब देखो जब कुंदन 14 पर था, कुंदन ने पहला ये फर्स्ट वो कूदी 2 घर, ठीक है, तो वो 14 पे पहुंची। 14 के बाद वो सेकंड में कूदी जब, नहीं सॉरी, सेकंड में जब कूदी जब, ठीक है ना, ये दूसरा उसका उछाल है, तो 18 पे पहुंची। अब देखो बिल्ली जब है, बिल्ली पहले में उछली तो 6 घर में पहुंची, फिर दूसरी बार उछली जब, ठीक है, तो ये 9 घर पहुंची। अब देखो चूहा जब दूसरी घर में दूसरी बार उछल कर 18 नंबर पे पहुंचा था, बिल्ली तब केवल 9 पर पहुंचा था। मतलब बिल्ली काफी पीछे थी तो चूहा को नहीं पकड़ पाएगी। अब तीसरी उछाल में बिल्ली 12 पर आती है, ठीक है ना, ये तीसरी उछाल है। और तीसरी उछाल में कुंदन जो है 20 पे पहुंचती है। तो देखो अब चूहा, देखो अब ये नजरिया है, आपको सोचना है, देखना है, और ये बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। गणित की कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना सोचो इसमें, क्लास 5th स्टैंडर्ड का सवाल है भैया, ठीक है ना। और एनसीईआरटी एक देश के सबसे बड़े शिक्षाविदों का समूह होता है जिनको आप चैलेंज नहीं कर सकते। वो कोई मूर्ख नहीं है, वो हमारे आप जैसे 100 टीचर के बराबर होते हैं। तो वो जब ये बोलते हैं कि क्लास 5th में इतनी सोच डेवलप हो जाना चाहिए, तो सही में हो जाना चाहिए। और इनकी जो सोच है उसे आप कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो देखो तीसरी में कुंदन जो है 20 पे पहुंच रही है और बिल्ली जो है आपके 12 पर पहुंच रही है। अब हम चौथा वो लगाती है। चौथे
जब उछाल मारती है तो कुंदन 22 पे पहुंचता है। बिल्ली जब चौथा लगाता है तो वो कहां पे पहुंचता है? 15 में। ठीक है ना। अब चूहा जब पांचवा लगाता है, ठीक है, ये पांचवा है तो 24 पे पहुंचता है। और बिल्ली जब लगाती है पांचवा तो 18 में पहुंचती है। समझ लो। तो मतलब क्या है, पांचवा उछाल में बिल्ली कुंदन 24 पे है, पांचवे उछाल पे 24, मतलब आपका चूहा जो है पांचवे उछाल पे इस जगह पर है। ठीक है ना। ये कुंदन है, ये पांचवा कुंदन जो है पांचवे पे यहां पर है, और बिल्ली जो है पांचवे पे 18 के घर पे है। ठीक है ना। ये कैट है और ये पांचवे, तो मतलब 5 में देखो, पांचवे उछाल में बिल्ली कितना पीछे है, चूहा कितना आगे है। फिर जब छठे छलांग लगाती है बिल्ली, ये कुंदन, तो वो 26 में पहुंचती है। फिर सातवां जब सॉरी छठा जब वो उछाल मारती है तो वो अपने बिल के अंदर घुस जाती है। अब देखो, यहां से 18 से जब वो छठा ये लगा रही है, क्या कहते हैं, बिल्ली, छठा पे वो 21 में पहुंचती है, सातवां पे जो है वो 24 पे पहुंचती है। ठीक है ना। कौन? बिल्ली। और जबकि छठे इसमें ही चूहा जो है वो अपने बिल के अंदर घुस जाता है। तो कहने का मतलब है कि चूहा बच सकता है। हाँ, यस। हमारा तब जब जवाब यहां पर होगा क्या, हम इसको भर भी देते हैं फटाफट। तो यहां पर जो है चूहा जो है बच सकता है, हम बोलते हैं हाँ यस, बच सकता है चूहा। दूसरा है वो खाने जिन पर चूहा कूदा, तो चूहा ने 16 पर कूदा, 18 पे कूदा, 20 पे कूदा, फिर वो 22 पे कूदी, फिर वो 22 पे कूदा, फिर वो 24 पे कूदा, फिर वो 26 पे कूदा, फिर वो 28 पे कूदा, और 28 में कूद के वो सीधा बिल के अंदर चला गया। तो ये था। और बिल्ली जो कूदी वो 3 पे थी, उसके बाद वो 6 पे आई, फिर वो 9 पे आई, फिर वो 12 पे आई, फिर वो 15 पे आई। ठीक है ना। फिर वो 18 पे आई, फिर वो 21 पे आई, फिर वो 24 पे आई, और जब तक 24 पे आई तब तक नहीं, 21 में ही जो है बिल्ली ये कुंदन जो है अपने बिल में जा चुकी थी। तो फिर देखो यहां पे दो संख्या हमें दोनों में कॉमन दिखता है। एक 18 यहां पर भी है, यहां पर भी है, जिसका चर्चा मैं कर चुका हूं, और दूसरा है 24, है ना। लेकिन जब हम वास्तविक रूप से, तो पहले अगर हम दोनों का कॉमन देख के हम बोल देते हैं कि नहीं भाई कुंदन को बिल्ली पकड़ लेगी, तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि हमें लॉजिकली ये सोचना है। और ये लॉजिक कोई गणित की बहुत बड़ी लॉजिक नहीं है। ये सामान्य अवस्था में अगर हमें कोई पहेली भी दिया जाता है तो हम इसकी समाधान इसी तरह सोच कर करते हैं। तो इन चीजों को बताने का और दिखाने का जो मेरा क्या कहते हैं जो था, वो ये है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि गणित की जो हम हकीकत में जो बोलते हैं कि हमारी कमजोरी है, तो मैं चाहता हूं कि इसको वैसे करके समझाऊं कि ये हकीकत में जो कमजोरी है वो होती कैसी है। तो हमने एनसीईआरटी का ही क्लास 5 का एक क्वेश्चन लिया। ठीक है ना। और उस चैप्टर से लिया जिसका नाम है मैं तेरा गुणस तू मेरा गुणनखंड, लाइक ऐसे ही कोई मतलब इसका टाइटल है। तो चलिए हम आगे की तरफ कुछ बातों को और बोलने की कोशिश करते हैं। तो हमें एक चीज समझ में आया, कमजोरी का समाधान। अभी हमने एक वर्ड प्रॉब्लम के सवाल देखा, तो हमने देखा कि अगर मैं सरलीकरण, मतलब
गणित के अंदर में दो ही चीज है, सवाल पढ़ के सवाल का समाधान करना। तो समाधान के लिए हम क्या करेंगे, ये जो समझ पैदा होता है, ये वर्ड प्रॉब्लम हमें समझ को देता है। दूसरा है कि जब हम सवाल को समझ जाते हैं और गणितीय प्रक्रियाएं शुरू करते हैं, तो हमें उसे कैलकुलेशन बोलते हैं। तो कैलकुलेशन की सारी चीजों को हमें आना चाहिए। तो कमजोरी का समाधान जो है केवल दो चीजों से हो सकता है, सरलीकरण मतलब कैलकुलेशन को सीख लेना, हर कैलकुलेशन से जुड़े तथ्य को समझ लेना, जैसे दशमलव का जोड़ घटाओ गुना भाग, भिन्न का जोड़ घटाओ गुना भाग, ये सारी प्रक्रियाओं को समझना, लंबी भाग देना, दशमलव के संख्या से दशमलव के संख्या को भाग देना, काटना, मतलब सरलीकरण, सरलीकृत रूप करना। लेकिन देखो, एनसीईआरटी मैंने बोला ना, इस देश का सबसे बड़ी शैक्षणिक संस्था है, और वो क्लास 5 में, जबकि इन सारे सवालों को समाधान करने के लिए जो है यहां पर खाली कंसेप्ट बिल्ड कर रहा है, गुणज क्या है, गुणनखंड क्या है, साझा गुणज क्या है, इन बातों पे कंसेप्ट पैदा करता है, समाधान नहीं दिखता है। जबकि हमारे टीचर, मैं यही बताना चाहता हूं कि हमारे टीचर जो हम लोग हैं, हम लोग पहले क्या करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम को नहीं लेते हैं, सरलीकरण को दिखाने की कोशिश करते हैं। लड़का सरलीकरण, जिसका हम नाम बोलते हैं बेसिक, तो लड़का बेसिक को सीखता है, कुछ लड़के तो नहीं सीखते हैं, मतलब छोड़ देते हैं बीच में ही, कौन इतना मेहनत करेगा। लेकिन जो लोग सीखते हैं बेसिक, उनके दिल में एक तसल्ली रहता है कि अरे भाई मैं बेसिक सीख लूंगा तो मैं गणित को सॉल्व कर पाऊंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम मतलब जो किसी सवाल को पढ़ के समझ में आना कि करना क्या है, ये कंसेप्ट जो है वो पहले आना चाहिए, जबकि स्कूल कॉलेजों में उल्टा होता है। तो क्योंकि हमें समझाने में सहूलियत होता है, लेकिन लड़के के दिमाग में, अब देखिए लड़के को दो टाइप कर सकता हूं। आप क्यों कमजोर हैं, इसकी जो तथ्य मैंने बोला ना, क्लास 2 से क्लास 8 10 तक में ही ये कमजोरी बनता है। जिस दिन हो सकता था कि ये मैं गुणज तू मेरा गुणनखंड, ये जो था मैं तेरा गुणज तू मेरा गुणनखंड, ये चैप्टर जब क्लास 5 में पढ़ा जाया था, या तो सर ने उसे ठीक तरह से डिस्क्राइब नहीं किया, सवालों को देख के उन्होंने सीधा सॉल्यूशन बोल दिया, आपके दिमाग को कोई भी एक्सरसाइज करने का मौका नहीं दिया, आप उन चीजों को उस तरह से देख नहीं पाए, तो उससे क्या हुआ, कुछ लड़के तो चर्चा करते हुए वो अपने साथ लेके चले गए, लेकिन आप जैसे कुछ लोग हैं, चूंकि उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो वो आपके कमजोरी का साधन बना। और वो कमजोरी जो है कल एक ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे 60 मुद्दे हैं। इन 60 मुद्दों में हो सकता है कि 30 मुद्दे 35 मुद्दे के चलते आपकी कमजोरी जो है एक भयावह रूप ले लिया। तो कहने का मतलब है कि कमजोरी का समाधान जो है वो दो चीजों पे खड़ा है। बार बार बोल रहा हूं, सरलीकरण, इस समस्या को समाधान कीजिए, वर्ड प्रॉब्लम, इस समस्या को समाधान कीजिए। अब देखिए, मैंने फ्री क्लास लिंक नीचे दिया हुआ है। ये फ्री क्लास, ये क्लास और वीडियो में अंतर क्या होता है? वीडियो में आप इसको देखकर आगे निकल जाएंगे, ठीक है ना। और जब आप क्लास की बात करते हैं तो सर क्या करते हैं, हर जगह होता है, आप वीडियो देखने के बाद कुछ प्रैक्टिस करते हैं, जो प्रैक्टिस में आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, और सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं उसके उत्तर से मिलाते हैं, अपनी लॉजिक खड़ा करते हैं। तो समझ लीजिएगा, मैं बार बार बोलता हूं कि वीडियो देखकर गणित कभी सीखा नहीं जा सकता है। वीडियो देखकर अगर गणित सीखना है तो उसकी जो है तरीके अलग होते हैं, जो तरीके आप लोग अपना के करते हैं। और अभी तो मैंने देखा है कि बच्चों को 2x 3x की स्पीड में चलाते हैं कि भाई 15 मिनट की वीडियो को मैं 5 मिनट में समझ लूं। होता कुछ नहीं है। जो टीचर इसको अच्छी तरह आपके दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं, आप उसको 2x 3x की स्पीड में उसे बर्बाद कर देते हैं। तो क्या होता है, आप 2 घंटे तक ढूंढते हैं, लेकिन चीजें आपके पास आई थी, आपको पता ही नहीं चला कि वो चीज कब आई कब निकल गई। आप तो सुपर स्पीड में चीजों को देख रहे हैं। तो यहां से भी प्रॉब्लम शुरू होता है, आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। अब जरा थोड़ा सा इसको और हम देखते हैं, आगे की तरफ चलिए।
अब एक नए सवाल पे आते हैं। अनु के घर में एक पार्क है। उस पार्क के बीच एक रास्ता है। उन्होंने रास्ते पर टाइल्स बिछा दिया। पहले पंक्ति को 2 फीट की टाइल्स, दूसरी पंक्ति को 3 फीट की टाइल्स, तीसरी पंक्ति को 5 फीट की टाइल्स से ढक दिया। मिस्त्री ने किसी भी टाइल्स को नहीं काटा। रास्ते की लंबाई कम से कम कितनी है? देखिए, ये एनसीईआरटी क्लास 5 का है। फिर से मैं सवाल को एक बार पढ़ता हूं। क्यों? क्योंकि आप खुद से पूछिए कि आपके दिमाग में इस सवाल को सॉल्व करने का क्या कोई रास्ता दिखता है? आपको लगता है कहां से शुरू करना है? अब देखिए, उस पार्क के बीच में एक रास्ता है। घर में एक पार्क है, घर के अंदर ही पार्क है। उस पार्क के बीच में एक रास्ता है। उन्होंने रास्ते पर टाइल्स बिछा दिया। पहले पंक्ति को 2 फीट की टाइल्स से, दूसरी पंक्ति को 3 फीट की टाइल्स से, तीसरी पंक्ति को 5 फीट की टाइल्स से ढक दिया। क्या अभी भी आपके जेहन में कोई खाका खींच रहा है इस सवाल को पढ़ के? पहले सॉल्यूशन छोड़ दीजिए। कोई खाका खींच रहा है कि क्या बोलने की कोशिश किया जा रहा है? चलिए, मैंने इस सवाल को थोड़ा सा घुमा लिया। मैंने पार्क के अंदर रास्ता दिखाने के लिए मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने पार्क के अंदर नहीं करके पार्क का जाने का रास्ता इसमें किया है। मैं पहले ही बोल देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं जिस तरह से एनिमेशन से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें पार्क के अंदर इतना छोटा हो जा रहा था कि आपको ठीक से समझ में नहीं आता। तो देखो, बोलने का कोशिश क्या किया गया है कि समझ लो ये पार्क है, ठीक है ना, और अनु का घर यहां पर है। एक्चुअली मेरे को पार्क के अंदर में करना था, लेकिन उसमें फ्रेम में नहीं आ रहा था, तो मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया, मामला को चेंज नहीं किया। अब इसने बोला 3 पंक्ति। ये पंक्ति क्या है? ये पंक्ति तो हमें दिमाग में पहले आना चाहिए ना। तो बखूरदार 3 पंक्ति का बोला गया है कि इस तरह से वो उसने टाइल्स बिछाया है, ठीक है ना। और हमें इसकी लंबाई पूछ रहा है और कुछ नहीं बताया। बोला कि एक टाइल्स 2 फीट की है, दूसरी टाइल्स 3 फीट की है और तीसरी टाइल्स 5 फीट की है। सबसे बड़ा क्लू इसमें दिया है, किसी भी टाइल्स को नहीं काटा। कोई भी टाइल्स काटा नहीं गया है। अब इस सवाल का समाधान कैसे? अब बोलोगे कि सर ये तो मैंने अगर समझ लिया, आगे क्या होगा? आगे क्या यही सवाल आएंगे? ये सवाल आएंगे तो मैं कर दूंगा। देखो, वर्ड प्रॉब्लम जो है, जो क्लास एनसीईआरटी में जो वर्ड प्रॉब्लम है, उसके बेस करके आप समझ लो कि सीजीएल भी दे रहे हो, आईएएस की एग्जाम दे रहे हो, क्लास 10th की एग्जाम दे रहे हो, क्लास 11th की एग्जाम दे रहे हो, क्लास 12th की एग्जाम दे रहे हो, पटवारी का एग्जाम दे रहे हो, पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, आधार सबका एक ही है। और इसके वर्ड प्रॉब्लम में भी इतनी समानता है कि आप आगे चलकर देखोगे तो बोलोगे कि हाँ सर, तो सही बोल रहे हैं। तो इन समानताओं के चलते ये क्लास टू से जो क्लास 10 की सफर की मैं बात कर रहा हूं, उसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, जैसे ये वर्ड प्रॉब्लम्स में है, इस तरह के बहुत सारे सवाल जो सीजीएल सीएचएसएल में आए, क्लास 10th में तो है ही है। मतलब इस कंसेप्ट के ऊपर तो पहले चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। समझ लीजिए कि ये एक टाइल्स उसने बिछाया, दूसरा टाइल्स ये बिछाया, तीसरा टाइल्स बिछाया। वो मिस्त्री टाइल्स बिछा रहा है। चलिए हम देख रहे हैं, एक एक करके वो टाइल्स बिछाता है, वो जा रहा है, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये टाइल्स बिछा रहा है और जब बोलता है कि टाइल्स मतलब क्या है, ये सारा दूसरा ये टाइल्स बिछा रहा है, आप देख रहे हैं, ये दूसरी टाइल्स बिछाना शुरू करता है। तो पहला टाइल्स नेचुरली 2 फीट का था, ये जो टाइल्स आपको दिख रहे हैं ये 3 फीट का है। उसके बाद जो है हम पकड़ लेते हैं, ये 2 फीट को मैंने 2 2 लिख देता हूं, तो फटाफट कर देता हूं, ये 2 लिख दिया मैंने। अब 3 देखो, सारे टाइल्स को मैंने 3 फीट लिख दिया, ठीक है। अब मेरे पास 2 फीट और 3 फीट की टाइल्स उसने बिछा दिया, कटी नहीं है, मुझे पता नहीं इसकी लंबाई क्या है, और हम इसको विजुअलाइज कर रहे हैं। अब 5 फीट की जो है ये टाइल्स बिछाना शुरू करता है। अब आपके दिमाग में हो गया, अच्छा अच्छा अच्छा, टाइल्स का मतलब है इस तरह से उसने टाइल्स को बिछाया। तो मतलब सवाल को देखकर अब है कि आप वहां से अगर कोई खाका भी खींचते हैं तो आपके जेहन में सही तरीके से चीजों को होना चाहिए कि खाका को कैसे खींचा गया है।
और ये बड़े आसानी से हो जाता है। अभी आपको ये अगर पहाड़ पर्वत लग रहा होगा तो जनाब भूल जाइए, ये कोई पहाड़ पर्वत नहीं है। ये एक तरीके से सही रूप से आप जाकर अगर तैयारी को करते हैं, बीच में कोई कट शॉट की कोशिश नहीं करते हैं, कोई आप क्या बोलते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं ट्रिक्स की आप बातें नहीं करते हैं, आप स्वाभाविक रूप से जाने की कोशिश करते हैं। जब अब तक जो दुनिया जैसे चल के सारे लोगों ने सीखा है, आप कोई भी वैसी चर्चा, वैसी कोशिश जो आपके सर बोलते हैं कि आप जो है सारे चीजों को चुटकी में कर दोगे, तो जान लेना वो सबसे बड़ा झोल है। क्यों? क्योंकि वो आइंस्टाइन नहीं है। मैं बोलता हूं तो मैं आइंस्टाइन नहीं हूं, न्यूटन नहीं हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया है ऐसा। या आपके जो भी शिक्षक अभी चैनल पे हैं, वो भी कोई आइंस्टाइन न्यूटन नहीं है, एक साधारण टीचर है। किसी ने 10 साल पढ़ा दिया, किसी ने 20 साल पढ़ा दिया, किसी ने 2 बार एग्जाम क्रैक कर दिया। वो कोई असाधारण प्रतिभा नहीं है। और जो दुनिया में अब तक चल के आई है वही सही रास्ता होता है। थोड़े से चेंजेस आपको कहीं कहीं ज्यादा सुविधाएं देती है, बस इतना ही है। तो इसके लिए इस सब भ्रम को मत पालिए कि आप हो जाएगा। लेकिन अब देखिए कि आप जो है मैच्योर्ड स्टेज में आ गए हैं, अब वयस्क हो गए हैं। आप जब क्लास 2 से क्लास 10th की जर्नी कर रहे थे, 8 9 तक जब आए, तो आपका दिमाग धीरे धीरे परिपक्व हो रहा था। लेकिन आज का जो स्टेज है, आपका दिमाग परिपक्व हो चुका है। तो उससे क्या होता है कि आप बहुत जल्दी क्लास 2 से क्लास 10 की जो 8 साल की जो है आपकी सीखने का क्रम था, उसमें से सारे विशेष चीजों को जो आगे चल के जाती है, उन चीजों को आप 10 से 12 दिन में कंप्लीट करके, सारे वर्ल्ड प्रॉब्लम को करके, मेहनत तो है दोस्त, आप उस जगह पे पहुंच सकते हो। कहीं कोई इसमें दो राय नहीं है। और किसी ने भी नहीं बोला है अभी तक कि ये नहीं पहुंचा जा सकता है। लेकिन उसके लिए स्टडी मटेरियल भी वैसे आपके पास होना चाहिए। अगर स्टडी मटेरियल नहीं है तो आपको 8 साल का सफर 8 साल ही लग जाएंगे या 4 साल में करेंगे। इसे अगर जल्दी करना है तो स्टडी मटेरियल में थोड़ी सी डिफरेंसेस होना जरूरी है। और किन मुद्दों पे ज्यादा नजर देंगे, किन मुद्दों पे कम नजर देंगे, उसको भी जानना जरूरी है। तो चलिए फिर हम इस चीजों को देखते हैं, हम इसको क्या करना है। तो फिर हम सबसे पहले जो है, हम देखते हैं कि दो जो है, ठीक है ना, पहला जब टाइल्स लगा 2 फुट, दूसरा टाइल्स लगा 4 फुट, तीसरा टाइल्स लगा 6 फुट, चौथा टाइल्स लगा 8 फुट, मतलब हम 2 का पहाड़ा पड़ रहे हैं। तो पढ़ते पढ़ते हमें 30 तक आया। क्या है कि हमने जब इसको लिख रहा था तब हमें पता था, तो हमने 30 लिख दिया। अब हम 3 का, अब देखो 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, ये 9 6 3 12 15, ये क्या है? ये 3 के गुणज हैं। 2 के जो है ये गुणज या इंग्लिश में से मल्टीपल बोलते हैं। ये 2 4 6 8 10 12 14, ये सब क्या है? 2 के मल्टीपल है। अब आते हैं 5 का लेते हैं। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 50 25, 5 36। तो ये क्या है? ये 5 के मल्टीपल है। मतलब ये सारे संख्या को आप 5 से काटेंगे तो ये कट जाएंगे। गुणज का उल्टा ही तो, गुना का उल्टा ही तो भाग देना है। तो मतलब इस किसी भी संख्या को आप 3 से काटेंगे तो ये कट जाएंगे। इसमें से किसी भी संख्या को आप 2 से काटेंगे तो ये कट जाएंगे। लेकिन 30 यहां पर एक ऐसी संख्या है जिसमें तीनों संख्या के गुणज है। मतलब 30 जो है वो 2 से भी कटेगा, 30 जो है ये 3 से भी कटेगा, 30 जो है ये 5 से भी कटेगा। अब देखो रास्ते की लंबाई कम से कम कितनी है जिसमें किसी भी टाइल्स को नहीं काटा जाए। अगर 2 की हम इसको बैठा रहे हैं तो नहीं कटना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? हमें 30 को 2 से भाग दे के देख लेते हैं, जबकि हम गुना कर रहे हैं तो हमें समझ में ही आता है, तो भी हम करते हैं। चलो, तो आपको भाग देना आता ही है। 30 हुआ, 2 एक कब 2 लिखा, 3 से 2 घटाया 1 हुआ। अब देखो ये 0 उतरेगा। जिन्हें भाग नहीं देता है, देना आता है, यहां जो बार बार भाग दे रहा हूं उससे आप सीख लें। अब 0 उतर गया। अब हम 2 से 10 को काटने के लिए क्या करेंगे? 2 को हम 5 से 5 दूनी 10, 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, तो 5 लिख दिया, नीचे हमने 10 लिख दिया और देखिए ये कट गया। तो मतलब
नीचे अवशेष कुछ भी नहीं बचा। तो मतलब 2 फीट का ये जो मार्बल जब बिछाएगा, वो लंबाई में 2 फीट, 30 फीट में उसका पूरा का पूरा हो जाएगा। आपके टाइल्स को काटना नहीं पड़ेगा। ये जो चीज है, बोला कि अगर मैं सीधे भाग की बात करता हूं, यहां पर मैंने शब्दों को लंबा कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि भाग प्रक्रिया का इस्तेमाल कहां होता है। हमें भाग देना आता है, लेकिन भाग प्रक्रिया का अगर इस्तेमाल नहीं करने आता, तो फिर हम किसी सवाल को पढ़ के हमारे जो 4 ही तो बेसिक हम फंक्शन करते हैं, या जोड़ते हैं, या घटाते हैं, या गुना करते हैं, या भाग देते हैं, इनमें से किस टूल्स को उठाएंगे हमें समझ में ही नहीं आएगा। अब देखिए दूसरा क्या है, 30 को देते हैं। 30, अब देखो 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो ऐसा ही 30 है। तो लेकिन अब 30 का मतलब क्या, ये 3 का गुणज क्यों बोला जाएगा? क्योंकि अगर 30 को मैं 3 से भाग देता हूं तो कैसे दूंगा? 30 लिखा, इधर कीजिए, अब 3 एकम 3 लिखा, अब 3 से 3 घटाया तो 0 हुआ। अब देखिए भाग का भी परिस्थिति समझ लीजिए। अब क्या होगा, ये 0 नीचे उतरेगा ना, जैसे यहां पर उतरा था, तो ये 0 उतरा। अब इस 0 को काटने के लिए क्या होगा, किसी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमने यहां पे 0 लिखा। अब 0 से 3 को गुना किया तो क्या हुआ, 3 शून्य शून्य। अब घटा दिया तो क्या हुआ, कोई भी अवशेष नहीं बचा। तो इस तरह से हमने देखा कि हाँ भाई, 3 का गुणज है 30 जब है, इसका मतलब क्या है, 3 से अगर 30 को भागा दूंगा तो अवशेष कुछ नहीं बचेगा। अब हम उसी 30 को लेते हैं, यहां 5 के गुणज को भी हमने 30 देखा था, तो मतलब हम 5 से 30 को भागा देंगे तो 5 छक्के क्या होता है, 5 छक्के 30। तो समझ रहे हैं कि अगर आपको गणित में अगर ये 5 6 छोटा छोटा है, 17 होता, 19 होता, तो फिर पहाड़ा के बगैर जो है आपकी सबसे बड़ी कमजोरी का कहीं पर एक कारण और भी होता है। अगर आपके पहाड़ा सब ठीक से नहीं है तो वो भी एक कारण है। अगर आपका पहाड़ा एकदम टंच है तब तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो पहाड़ा के चलते भी होता है, इसे भी याद रखेंगे। अब 30 से 30 घटाए तो कोई अवशेष नहीं हुआ। तो हमने समझ लिया गुणज में एक शब्द अब आ गया, साझा गुणज। मतलब साझा गुणज वो संख्या होगा जो अगर 3 4 संख्या, अगर कोई काटने पीटने वाला, टाइल्स बिछाना है, लकड़ी काटना है, यहां तक कि हमें अगर किसी भिन्न को जोड़ना है तो वहां पर साझा गुणज की जरूरत होती है। साझा गुणज यहां पर क्या है, वो संख्या है। साझा गुणज का मतलब वो संख्या जिसे अब 2 भी काट देता है जब 30 के बारे में होते हैं। मतलब जिन संख्याओं का साझा गुणज बनता है, वो सारी संख्या साझा गुणज को काट सकता है, कॉमन मल्टीपल को काट सकता है। अब देखो यहीं से आता है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लघुत्तम समावर्तक। ये जो कॉमन मल्टीपल निकाला उसे हिंदी में क्या बोलेंगे, साझा गुणज या कॉमन मल्टीपल। अब इस कॉमन मल्टीपल में भी एक शब्द आता है जो हम अगले क्लास में करेंगे, वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और कॉमन मल्टीपल में अंतर क्या है, क्यों, क्योंकि ये जब गणित को आगे करने जाएंगे, जब आप इस तरह के सवालों को करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। अब हमने समझा वर्ड प्रॉब्लम जो है, जो कमजोरी है, वर्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है। वर्ड प्रॉब्लम तो एक कमजोरी है। अब वर्ड प्रॉब्लम को मैं एक शब्द देना चाहता हूं, वो शब्द क्या है, क्वेश्चन थ्रू कैलकुलेशन। मतलब अगर आपको सवाल पढ़कर समझ में नहीं आता है, आपको करना क्या है, लेकिन आपको सरलीकरण आता है, ठीक है ना, मतलब कैलकुलेशन करना आता है, तो फिर आपका जो पूरा ध्यान होगा वो क्वेश्चन टू कैलकुलेशन को करने के लिए होगा, ठीक है ना। और देखिए इसका जो है आपको कहीं जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहां पर नीचे जो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, वो जैसे क्लिक करेंगे आप क्लास के अंदर में जाएंगे, एक फ्री वेब पेज के अंदर में जाएंगे, फ्री है, 100% फ्री है। वहां पर ये वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है। और यहां वीडियो को हमने टुकड़े में इसके साथ साथ और भी कुछ एसोसिएटेड वीडियो दिए जो आपको सीखना है, जैसे भाग देना। यहां मैंने भाग को छोटे रूप में बोल के चला गया, लेकिन वहां पर भाग देना सिखाया गया है। तो भाग देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं,
फिर उसके साथ जुड़े हुए सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को करते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है या उससे जुड़े हुए कुछ और। तो ये प्रैक्टिस के साथ साथ आप सीखते जाते हैं। वीडियो एक सफिशिएंट नहीं होता है किसी चीज को सीखने के लिए। तो चलिए, मैं जो बोलना चाह रहा हूं कि आपके समस्या का निदान जो आप ढूंढ रहे हैं वो क्लास 2 से क्लास 10 के सारे टॉपिक्स के वर्ड प्रॉब्लम के अंदर में छुपा हुआ है। अब उसे उस तरीके से कर लेंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए, हम एक अलग सवाल पे आते हैं। मोहन ने एक नया घर बनाया। वो फर्श पर टाइल्स बिछाना चाहता है। कमरे का आकार 9 फीट गुना 12 फीट है। हमें समझना होगा ये 9 फीट गुना 12 फीट क्या है। बाजार में 3 तरह के चौकर टाइल्स उपलब्ध हैं। 1 फुट गुना 1 फुट, 2 फीट गुना 2 फीट, 3 फीट गुना 3 फीट। मोहन को कौन से आकार की टाइल्स खरीदना चाहिए ताकि बगैर काटे उन्हें बिछा सके? कौन से आकार की टाइल्स खरीदना चाहिए ताकि वो बगैर काटे कम से कम टाइल्स फर्श पर बिछाना पड़े? देखिए, जब हम लॉजिक की तैयारी करते हैं, मतलब वर्ड प्रॉब्लम को सीखते हैं, अब आपने एक तरह से देखा था, आपने सीखा अभी क्या है साझा गुणज। सवाल उठता है क्या इस सवाल पर साझा गुणज लगेगा? जी नहीं। तो फिर हम जब जब लड़के ये कोशिश करते हैं कि सर मेरे को रेडीमेड दे दो, ऐसी प्रॉब्लम होगी तो ऐसा करूंगा, ऐसी प्रॉब्लम होगी तो ऐसा करूंगा, सर भी देने की कोशिश करते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा झोल है। वो स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। जबकि इन क्या कहते हैं ट्रिक्स को सीखने में ही वो लड़का जितना वक्त देता है, उसके आधे वक्त में वो क्लास 2 से क्लास 10 की जो तैयारी को तरीके से कर ले तो उसकी समस्या खत्म हो जाती है। लेकिन हमारा जो हर वक्त की कोशिश होती है वो होता है कि हम शॉर्टकट में जाएं, भले वो शॉर्टकट लॉन्ग कट में चेंज हो जाता है और रिजल्ट कुछ नहीं आता है। तो यहां पर मैं कुछ चीजों को बताना चाहूंगा। मैं इस सवाल को आपको सॉल्व करते करते चर्चा करता हुआ जाऊंगा। तो देखो, 9 फीट बाई 12 फीट मतलब क्या है? देखो, 12 तो बड़ा है ना, चौकोर का तो मतलब चौकर यही होगा। अब 12 फीट तो ये लंबाई में होगा, 12 फीट चौड़ाई में आपका 9 फीट होगा। तो चलो, मैंने 9 फीट इधर लिख दिया, 12 फीट इधर लिख दिया। अब मेरी ये फर्श हो गई, ठीक है ना। अब इस फर्श में मेरे को टाइल्स बिछाना है। तो देखो, हमने साझा गुणज के साथ साथ एक चीज तो हमने और भी सीखा था, भाग क्या है। तो चले पहले हम सवाल को लिखते हैं। 9 फीट बाई 12 फीट, हमें अगर बिना टाइल्स को काटे बिछाना है, हमारी टाइल्स की साइज क्या है? 1 फीट बाई 1 फीट। अब देखो, एक से अगर 9 को काटूंगा तो क्या होगा? तो यहां पर मैं कलम से थोड़ा इस्तेमाल करता हूं, मैं काटना शुरू करता हूं। देखो, तो पहले फीट के साथ फीट करके ये मैंने काट दिया, चलो ठीक है। अब मैं 1 से 9 को भाग दूंगा तो क्या होगा दोस्त? तो ये तो 9 आएगा। 1 से अगर 12 को भाग दूंगा तो क्या होगा? 12 होगा। और इनके बीच में संपर्क क्या है? संपर्क गुणे का है। ध्यान देना, संपर्क अपने आप में दो संख्याओं के बीच में जो संपर्क है वो स्वाभाविक अवस्था में वो आगे निरंतर चलता रहता है जब तक उस सिंबल को दूसरे प्रक्रिया में हम चेंज ना कर दें। तो ये गुणे में ही है। तो 9 12 क्या हुआ? 108। तो मैं बोल सकता हूं कि इसमें अगर 1 फीट लंबा 1 फीट चौड़ा को अगर 9 फीट और 12 फीट में है तो 108 टाइल्स लगेंगे। अब मैं यहां थोड़ा रुक जाऊंगा। अब देखो, मैंने ये प्रक्रिया किया, ये प्रक्रिया मैंने पहले नहीं किया था। भाग, ओरिजिनल भाग विधि का यहां इस्तेमाल हुआ, लेकिन यहां पर जो है साझा गुणज का स्थिति नहीं था, इसलिए नहीं हुआ। तो वर्ड प्रॉब्लम के सवालों को जब आप इस तरह करते जाते हैं तो आपका जो अनुभव है वही अनुभव बताता है कि रास्ता क्या होना चाहिए। ये अनुभव से आता है और अनुभव का ही तो दूसरा नाम है प्रैक्टिस। और देखिए महाशय जी, ये एनसीईआरटी क्लास 5 का है। जी हां, अगर आप इसे देखकर समझ नहीं पा रहे हैं कि करना क्या था, कैसे करना है, आप अपने दिल से पूछिए। तो फिर मतलब इसका है कि आप क्लास 5 के भी जो क्या कहते हैं स्तर है उससे भी नीचे की तरफ है।
अगर है और इसको मेरी बातें सुन रहे हैं तो अच्छी है, तो फिर आगे हम चल के देखेंगे कहां आपकी प्रॉब्लम है। तो साथ में चलेंगे तो इन जो ये डिस्कशंस है, ये डिस्कशंस आपको सही रास्ते दिखाते हैं कि करना क्या है। अब दूसरा एक सवाल लेते हैं, मतलब लेते हैं 2 फीट बाई 2 फीट। अब देखो क्या 9, मैं तो वही करता हूं, पहले पहले मैंने चलो फीट को फीट से काट दिया, फिर मैं करता हूं इस फीट को भी इस फीट से काट दिया, इस फीट को भी इस फीट से काट दिया। मेरे को पता है कि 9 को 2 से कभी नहीं भाग जाएगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 8 और 10 के बीच में 9 होता है। लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूं कि एक थोड़ी भाग विधि पर भी प्रैक्टिस हो जाएगा, और 2 से हम अगर काटते हैं तो 6 दूनी 12 होता है। ठीक है, अब जो है हम 9 को अगर हम करते हैं 2 से तो 4 दूनी 8 हुआ, बचा क्या 1। मतलब ये क्या बताया मुझे, ये बताया कि 4 टाइल्स के बाद 5वां टाइल्स जो होगा उसका 2 में से 1 भाग इस्तेमाल होगा। इस भाग का अवशेष जो बच रहा है ये आपको ये बता रहा है, ये बता रहा है कि 4.1/2 आपको टाइल्स की जरूरत होगी अगर 9 फीट को कवर करना है। और हमारा कंडीशन क्या था इस सवाल में, यह था कि बगैर काटे उन्हें बिछा सके। तो ये होगा नहीं, ये हमारे सामने स्पष्ट हो गया कि ये तो काटना पड़ रहा है। हमें टाइल्स को कितना काटना पड़ रहा है, आधा काटना पड़ रहा है। देखिए दोस्त, इस कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए एनसीईआरटी ने ये क्लास 5 का बोला था। अगर आपको अभी भी इसको समझने में प्रॉब्लम है तो समझ जाइए कि आपको जो कंसेप्ट बिल्डिंग की जो बातें होती है उसमें वर्ड प्रॉब्लम में आप बहुत पीछे हैं। तो फिर आपको बार बार करके इसको दूर करना होगा, क्योंकि सफलता जो है वो असफलता के रास्ते से ही गुजरती है। कभी भी आप ये ना सोचिए कि हर चीज आपको फटाफट समझ में आएगा, समझ में आएगा तो आप खुद को कमजोर क्यों बोलते भैया। और कमजोर है तो परेशानियां तो आएंगी, उन परेशानियों से जूझना ही तो है असफलता से सफलता की तरफ जाना। अब जरा हम इस तीसरे स्थिति को देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि 9 फीट गुने 12 फीट, और हमने यहां पर 3 फीट बाई 3 फीट, ये देखो दूसरा टाइल्स, अब तीसरे टाइल्स की साइज बोला हुआ है। अब 3 फीट से 3 फीट काटते हैं तो पहले तो फीट फीट काट दिए, ठीक है। अब हम 3 से काटते हैं तो 3 चौके 12, या अच्छा 3 से 9 को काट देते हैं तो कट गए, ये 3 हुआ। और इधर हमने 3 से काटा तो क्या हुआ, 3 चौके 12 हुआ। और इसमें ये तो अभी भी जारी है ना इनके बीच में संपर्क, ये गुने का, तो बराबर कितना हुआ, बराबर देखो कि 12 हुआ। मतलब ये 12 क्या है, 12 टाइल्स की जरूरत होगी। तो हमें कौन से आकार की टाइल्स खरीदना चाहिए, कम से कम टाइल्स फर्श पर लगे, तो उन्हें 12 टाइल्स चाहिए। और अगर हमें कोई टाइल्स की संख्या की कोई फिक्र नहीं है तो हम 1 फीट की टाइल्स ले सकते हैं। तो हमारे पास इन सवाल के जो लॉजिकल आंसर थे सारे कुछ आ गए। तो ये देखो दूसरा सवाल जो था यहां पर, लेकिन साझा गुणज की बात नहीं चली। हम जब भी किसी चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसमें से क्या क्या अप्लाई होगा, लेकिन उसके बहुत करीब के भी सवाल हैं, उन्हें का उनका भी वर्ड प्रॉब्लम पे नजर देना होता है, जो एनसीईआरटी क्लास 5 में किया है। एनसीईआरटी क्लास 5 में इसके संपूर्ण रूप से तरीके से सॉल्यूशन इसको नहीं बताया है, वो मतलब छोड़ दिया है, टीचर को बताएं। और क्लास 6 में जब शेप्स पढ़ा रहा है, क्षेत्रमिति पढ़ा रहा है, क्योंकि ये सवाल जो है आपके क्षेत्रमिति के हैं। लेकिन हमारे क्या कहते हैं कि हमारे जिंदगी में ये सवाल भी खड़े हो जाते हैं। जब आप वयस्क हो जाते हैं, अपने घर में टाइल्स बिछाते हैं, तो यह सवाल होता है। बच्चों के लिए कपड़े खरीदते हैं शर्ट पैंट करने के लिए, उसकी लंबाई और अरज बोलते हैं, वो एक सवाल आता है। तो ये सारी चीजें हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, और ये क्लास 5 में ही इसकी कंसेप्ट को डेवलप होना चाहिए था। अब चलिए हम अगले एक सवाल पे आते हैं। हमने एक चीज अभी तक समझ लिया है, कमजोरी का मतलब है सरलीकरण और वर्ड प्रॉब्लम, इन दोनों में से ही सॉल्यूशन निकलेगा।
और सरलीकरण मतलब जितने भी आपके कैलकुलेशन है क्लास 2 से 10 का, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे वो अंकगणित हो, चाहे वो चित्रविधि हो, सरलीकरण जो है, सरलीकरण को सीखना है, यह है कैलकुलेशन। सरलीकरण मतलब कैलकुलेशन। वर्ड प्रॉब्लम मतलब फिर वही हम बोलते हैं क्लास 2 से 10 का जो समाधान है वो है प्रैक्टिस। वर्ड प्रॉब्लम को करके अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तरह के उस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम को, क्योंकि जब एनसीईआरटी बोर्ड ने 6 साल लगाया था इस आपके बुक्स को बनाने में, तो उन 6 सालों में उन्होंने ये समझ में आया था, उन्होंने पहले था कि क्या पहले होना चाहिए, कैलकुलेशन होना चाहिए या वर्ड प्रॉब्लम की मनस्थिति होना चाहिए। तो उनकी जो रिसर्च बताती थी कि वर्ड प्रॉब्लम की मनस्थिति पहले आना चाहिए, ठीक है ना, वो उस चीज को आंख बंद करके देख सके, विजुअलाइज कर सके। तो इस वर्ड प्रॉब्लम पे अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना, और प्रैक्टिस के साथ साथ जुड़ा होना चाहिए रिवीजन, क्योंकि मानव भूलता है, तो रिवीजन की एक साइकिल आना चाहिए। अगर मैं फ्री क्लास लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है तो उस क्लास में वो सुविधाएं होनी चाहिए, भले फ्री है, कि प्रैक्टिस कैसे होगा, प्रैक्टिस का रिवीजन कैसे होगा, क्योंकि उसी चीज से आपकी संपूर्ण प्रॉब्लम दूर हो सकता है। और जिनके अंदर में कमजोरी है उन्हें तो दवा पीने की जरूरत है। दवा का मतलब होता है स्पेशल अटेंशन ओवर द मैटर, जो यहां पर किया गया है। तो यहां पर एक शब्द मैं फिर से यूज करूंगा, फ्लैश कार्ड्स। हमारे देश में कम यूज होते हैं, लेकिन यह भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि तेजी से अगर आप मंजिल को पाना चाहते हैं, ये आपके किसी काम को रिपीट बड़ी तेजी से करवाता है। देखिए, दो चीज होता है, बिना समझे अगर कोई चीज को कर रहे हैं उसे रट्टा बोला जाता है, जिसमें आपकी मानसिक अवधारणा बन चुकी है उस विषय वस्तु पर, उसे बार बार करते हैं, तो वो क्या होता है कि दिमाग में आप उसकी संपूर्ण छाप छोड़ते हैं। रट्टा में भी दिमाग में संपूर्ण छाप होता है, प्रैक्टिस में भी दिमाग में संपूर्ण छाप होता है। अंतर क्या होता है, रट्टा में दिमाग को आप उस चीज को विजुअलाइज नहीं कर पाता है, और यहां पर जो है जब प्रैक्टिस होता है तो उन चीजों को दिमाग में विजुअलाइज करता है। मतलब वही चीज को हम सीधे सपाट शब्दों में बोलते हैं, बिना जाने रट्टा मारना। मतलब मैं समझ नहीं रहा हूं, मैं संस्कृत का श्लोक बोल रहा हूं, उसका अर्थ मुझे पता नहीं है कि संस्कृत के श्लोक को मैंने सीख लिया, दैट इज रट्टा। और वही चीज प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आप सेम इश्यू पर कुछ अलग अलग भी शब्द हुआ, कुछ मटेरियल्स चेंज हो जाते हैं, आप उस पर सवाल का हल करते हैं। अब इसे भी तेजी से करने के लिए, समय को बचाने के लिए, फ्लैश कार्ड जो है आज का नहीं है, बहुत साल पुराना है, उसे अब ये डिजिटल टाइप में आ गया। तो ये भी मैं क्लास में इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है आप लोगों के लिए। अब मैं आगे की बात करता हूं, एक सवाल और लेता हूं। देखो, रानी नसीमा गीता, फिर से बोलता हूं, यह सवाल भी एनसीईआरटी क्लास 5 में उसी चैप्टर में है। तो आप समझ रहे हैं, जो सवाल को आप जब आपके पास जब जो पुलिस की नौकरी के लिए जाते हैं तो भैया आपके एनसीईआरटी के क्लास 5 के ही सवाल आते हैं, 6 के आते हैं, 7 के आते हैं। जो आप सीएचएसएल की बात करते हैं, सीजीएल की बात करते हैं, 11 12 तक में सारी कहानी खत्म हो जाती है। तो फिर आपकी जो आप जो बोलते हैं, आपको अगर अच्छा करके क्लास 10th में बेस्ट रिजल्ट करना है, आपको प्रतियोगिता मूलक परीक्षा में, तो आपका रास्ता कहां है, वो रास्ता तो वही क्लास 2 से लेके क्लास 10 है, जिसे बार बार बोल रहा हूं और मैं दिखा रहा हूं, ठीक है ना, प्रमाण के साथ। अब देखिए, रानी नसीमा और गीता एक दूसरे के पास रहती है। उनके घर से सड़क की दूरी 90 फीट की है। उन्होंने घर से सड़क तक टाइल्स बिछाने का फैसला किया। उन सब ने अलग अलग डिजाइन और लंबाई की टाइल्स खरीदी। रानी ने सबसे छोटी टाइल्स खरीदी, गीता ने बीच के आकार की टाइल्स खरीदी, नसीमा ने सबसे लंबी टाइल्स खरीदी। अगर वो बिना किसी टाइल्स को काटे, देखो यहां पर एक चीज हमें कुछ बता देता है, बिना किसी टाइल्स को काटे रास्ते में टाइल्स बिछा सकती है। तो तीनों ने किस प्रकार की टाइल्स खरीदी,
तीन अलग अलग तरीके बताओ और समझाओ कि तुम्हें ये उत्तर कैसे मिलता है। हमने एक चीज तो समझ लिया अभी तक कि अगर बिना काटे का मतलब होता है हमें उस संख्या को उस संख्या से भाग देना जिसमें अवशेष नहीं बचता है। अब देखो, हमारे पास यहां टाइल्स, पहले सवाल में टाइल्स का साइज दिया था, यहां पर हमें टाइल्स का दिया नहीं है। तो मैं जानता हूं कि 90 को 1 से भागा दूंगा तो किसी भी संख्या को 1 से भागा देते हैं तो भागफल वो संख्या ही होता है, ठीक है ना। तो हम 2 से देख के देखते हैं, 2 से क्या भाग जाएगा। अब देखो 4 दूनी 8 हमने किया, ठीक है। तो 9 से 8 घटाऊंगा तो 1 बचेगा, तो हमने 1 उतार दिया। अब देखो 0 उतरेगा, जो हमने लाल एरो से इसको दिखा रहे हैं, ये 0 नीचे उतरेगा। अब ये 10 बन गया। देखो पहली बार भाग देने के बाद, या और यहां पर हमने 8 3 क्यों नहीं दिया, 3 देने से 3 दूनी 6 होता, 9 से 6 अगर घटाते तो यहां 3 होता। कहने का मतलब है यहां जो गुणा की प्रक्रिया आप उतने दूर तक करते हैं, मतलब पहाड़ा पढ़ते हैं जिसमें ये इससे छोटा हो और उसके बाद करेंगे तो इससे बड़ा हो जाए। कहने का मतलब 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 जैसे करते हैं 9 से बड़ा हो गया, 9 से 10 बड़ा है, तो मतलब 5 दूनी 10 है तो आप एक स्टेप पीछे आ जाते हैं, 4 दूनी 8। तो 4 दूनी 8 को हमने लिखा, 9 से 8 को घटाया 1 हुआ, शून्य उतारा 10 हुआ। अब 5 से देते हैं तो 5 दूनी 10 हो गया। तो आपने पकड़ लिया कि 2 से अगर हम 2 फीट की टाइल्स लेते हैं साइज, तो 90 फीट अगर है, क्या कि 90 फीट है, दूरी बता दिया है, लंबाई बता दिया है आपको, तो फिर ये क्या होगा, पूरा कट जाएगा, टाइल्स नहीं कटेगी। तो आप जो किए, आपने क्या अब आपने एक तरीका निकाल दिया। 90 को आपने 2 से भागा दिया, भाग आप देके देख रहे हैं तो 45 हो गया। अब 45 को आप जानते हैं। अब यहां पर आगे चल के देखो, इसको सही तरीके से करने के लिए हमें विभाजकता का भी रूल जानना होगा कि कौन संख्या किस संख्या से कट सकता है, क्या उसकी हम बिना भाग दिए टेस्ट कर ले। तो नेचुरली वो आगे के क्लास में, मतलब इसी दिन में है, आज के दूसरे दिन में, आज ही के क्लास में ये होने वाला है। तो फिर हमने 45 को हमने 3 से भागा दिया। अब देखो मैं पहाड़ा कितना जरूरी है, मैं बार बार बोलता हूं। अगर 15 की पहाड़ा आपको नहीं आता है तो फिर मुश्किल है। तो 15 या 45 आपको पता है, मैं पकड़ लेता हूं, हमको है। अब देखिए 15 आ गया। अब 3 पचे 15, तो हमने 3 से भागा दिया तो हमने 5 यहां लिखा। तो मतलब क्या है, हम 2 से जब भाग दे रहे हैं, ठीक है ना, भागफल को यहां लिख रहे हैं। ये 2 से भाग दिया तो भागफल नीचे लिखा, यहां 2 से 90 को भाग दे रहा हूं तो 45 भागफल है, इसको नीचे लिखा। अब इसको 3 से भाग दे रहा हूं तो 15 या 45, मतलब इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहां पर संख्या आ जाएगी, भाज्य संख्या आ जाएगी। अब देखो फिर 15 को 3 से भागा देते हैं तो ये भागफल क्या होगा, 5 होगा, ये लिख दिया। तो कहने का मतलब है 90 जो है, 90 जो है ये संख्या 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, कैसे, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 पचे 90। तो कहने का मतलब है ये 90 संख्या जो है ये कुछ संख्याओं से बना हुआ है, कुछ संख्याओं का गुणन से। तो इसे हम क्या कहते हैं, गुणनखंड, या इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, फैक्टर्स। तो ये गुणनखंड और फैक्टर्स है। अब देखिए हमने तो ये समझ लिया, तो मतलब ये सारी संख्या जो है, ये संख्या टुकड़े में, गुणनखंड, संख्या को ऐसे टुकड़े में तोड़ा गया है जिनको अगर गुणा कर दूं तो वो हमें संख्या मिल जाता है। 90 के गुणनखंड 2 3 3 5, मतलब इसको गुणा कर देंगे तो 90 मिल जाएगा। अब देखिए मजे की बात है, 3 और 5 को अगर 15 करता हूं तो देखो 15 तिया 45, 45 दूनी 90, मतलब दोनों इस चार संख्या को अगर मैं 3 संख्या में चेंज करने की कोशिश करूं तो 5 को 3 को गुणा कर देता हूं, 15 होता है। तो 90 का जो आपका क्या होगा, 90 के हम गुणनखंड को हम कितने गुणनखंड बना सकते हैं, तो हम बहुत सारे गुणनखंड, अनगिनत तो नहीं है लेकिन बना सकते हैं। देखो कैसे होगा, मैंने समझ लिया कि 5 और 3 को गुणा कर दिया, थोड़ी देर के लिए हम देख लेते हैं। तो हमारे पास गुणनखंड क्या पकड़ा आया, 2 गुने 3, ठीक है ना, गुने
अब 3 और 5 को गुणा कर दिया 15। ठीक है ना। तो देखो हमें 4 गुणनखंड था, हमने 3 गुणनखंड में चेंज किया। तो 3 गुणनखंड में जब हमें चेंज करना है तो क्या कर रहे हैं, 2 गुणनखंड को फिर कंबाइन कर दे रहे हैं। कंबाइन जोड़ के नहीं कर रहे हैं, ये गुणनखंड है, तो इसे अगर एक साथ लाना होगा तो गुना ही करना होगा। ये बात आप समझ गए आशा करता हूं। अब देखिए हमारे पास जो है आर जो है हमने पकड़ लिया, ये रानी का नाम है, जी जो है गीता के नाम है, और एन जो है आपका क्या कहते हैं, नाम नसीमा का है। अब हमें बोलता है गीता ने बीज के आकार की, इसलिए गीता को हमने बीच में लिखा। रानी ने सबसे छोटा आकार किया तो स्मॉल लिख दिया, और नसीमा ने सबसे बड़ी आकार की काटी टाइल्स लिया तो लार्ज लिख दिया। ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन आते हैं। अब देखो पहला जो है पकड़ते हैं कि रानी 2 3 5 में हम लेते हैं। पहला ऑप्शन हम लेते हैं 2 3 5। ठीक है ना, क्या कि 2 3 है, 2 3 5 क्यों लिया, अगर रानी 2 फुट की टाइल्स उठा रही है तो गीता 3 फुट की टाइल्स उठा रही है, और नसीमा 5 फुट की टाइल्स उठा रही है। क्या है कि तीनों के टाइल्स के साइज अलग है। अगर साइज है तो मेरे पास देखो यहां 3 ही साइज है, 2 3 5। ठीक है ना, भले 3 गुणनखंड 2 बार गुना हुआ है। तो हम पहली बार क्या करते हैं, हमने लिख दिया भाई चलो रानी ने 2 फुट का टाइल्स लिया, गीता ने 3 फुट का टाइल्स लिया, नसीमा ने 5 फुट की टाइल्स लिया। अब पकड़ते कि नहीं, हम ये पकड़ते कि 3 फुट की टाइल्स रानी ने लिया, उसको 2 फीट का पसंद नहीं आया। तो गीता ने क्या होगा, अब गीता का हमें 3 निकालना है तो क्या है, हम 3 को 2 से गुना कर देंगे, तो 3 दूनी 6 हो गया। और और आपका तीसरा क्या होगा, 5 है, तो फिर मेरे पास क्या होगा, 2 है, 3 की साइज आई, और 5 की साइज आई, और 6 की साइज है। अब एक चीज देखो, 6 कैसे बना है, 6 बना है 2 संख्याओं के गुणनखंड से। तो 3 दूनी 6, और 6 क्या 90 को काट देगा, चूंकि 90 का गुणनखंड में 2 और 3 शामिल है, इसके लिए 15 को 3 दूनी 6 भी काटेगा। यह भी समझ होना जरूरी है। तो मतलब 15 छके 90। तो हमने यहां पर जो स्थितियों को देखा, उस स्थितियों में क्या हुआ, रानी को अगर 3 फुट की टाइल्स लेता है, गीता 5 फुट की टाइल्स लेती है, और नसीमा जो है 6 फुट की टाइल्स लेती है। तो वो रानी का छोटा है, गीता का बीच का है, और नसीमा का 6 है। अब देखो यहां पे जो टाइल्स लिया था, गीता ने यहां 3 फुट की टाइल्स ली, यहां गीता ने 5 फुट की टाइल्स ली, यहां नसीमा ने 5 फुट की टाइल्स ली थी, यहां पर ये नसीमा ने 6 फुट की टाइल्स लिया। रानी जो है यहाँ पे 2 फुट की टाइल्स ली थी, यहां पर रानी ने 3 फुट की टाइल्स लिया। तो ये तो चेंज हो गए। अब तीसरा बोलता है हमें हमें क्यों बोला है, 3 अलग अलग तरीके बताओ, मतलब अलग अलग टाइल्स के साइज बताओ जो तीनों ले सकते हैं। तीसरा हमने क्या किया, तीसरा हमने नसीमा के जगह पे पकड़ लिया जो है, इसकी ये जो टाइल्स लेगी क्या कहते हैं रानी, वो 5 फीट की उठाएगी। तो गीता क्या होगी, 6 फुट की उठाएगी, और नसीमा क्या होगी, 3 तिहाई 9। मतलब हम देखो यहां पर गुणनखंड को गुणा करते हैं, और बिना सोचे करते हैं, क्योंकि जब 2 गुणनखंड गुणा होगा, वो जिस गुणक के खंड हैं वो उसको संपूर्ण रूप से काट देगा। तो देखो ये जो चीज है, ये चीज थोड़ा सा दिमाग में डाल के हम चलेंगे, थोड़ा सा लंबा वीडियोस होगा, लेकिन अगर आपकी परेशानियों को दूर करना है तो इस लंबे प्रवचन को सुनने को खुद को आदी बनाना होगा। 2 ही शर्त है, या आप जैसे इस वीडियो की मैं बता देता हूं आपकी, अगर इसकी मैं अगर एवरेज टाइम देखूंगा 4 मिनट से नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, 25% 2-3 मिनट में चले जाते हैं, बड़ा लंबा लंबा प्रवचन हो रहा है। उन्हें तो वो चाहिए कि कोई उन्हें कप में घोल दे, वो पी ले। सारा जीवन उसी तरह शॉर्टकट शॉर्टकट में ढूंढते हैं, कुछ नहीं मिलता है, जीवन को संभाल ही नहीं पाते हैं। कुछ लोग हैं जो मेरा वीडियो है, किसी वीडियो को पूरा देखते हैं, वो 2x नहीं करते हैं, 3x नहीं करते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं। सही जानो वही जंग में जीतेंगे। अब मैं आता हूं
ये बोलने के लिए कि ये देखो ये क्लास जारी रहेगा। अब एक चीज को समझ लेते हैं, हम थंबनेल को देखते ही जो पहले आपका होता है, तो थंबनेल को देखते ही हम समझते हैं कि अरे ये तो मैंने देख लिया। यहां पर मैं बोलता हूं कि यहां पर देखो ये 2 3 ऐसे, जैसे यहां 2 लिखा हुआ है, नेक्स्ट में क्या ये 2 लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। और ये थंबनेल आपको ये बताता है कि इसमें, अब देखिए वहां पर जो है साजा गुलदस्ता, यहां पर लसा आ गया, यहां मसा आ गया, तो मतलब हमारी नेक्स्ट क्लास जो है रिड्यूस टू सिंपल फॉर्म, मतलब यहां से आगे बढ़ के सरलतम रूप में नेक्स्ट क्लास में हम जाएंगे। और वीडियो के साथ साथ फिर से याद दिला देता हूं कि आपकी इसमें नीचे जो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, ये पहले दिन का है, वहीं से आपको दूसरे दिन में आने को मिलेगा। जब ये क्लास पूरी हो जाएगी तो वहां पे उसके साथ प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। तो आप समझ रहे हैं क्लास कैसे चलेगा, क्योंकि प्रैक्टिस करना है तो फिर इसके लिए जरूरियात मुझे ही तो होगा कि आपको क्या कहते हैं स्टडी मटेरियल्स दूं। वो दूंगा कैसे मैं? तो इसी के लिए वेब पेज में इन्हें लगाया गया है। तो आशा करता हूं कि आप सारे चीजों को सही रूप से समझे होंगे और मेरे साथ चलते हुए आप अपनी दिक्कतों को, अपनी कमजोरियों को आप खत्म कर देंगे और नहीं बोलेंगे कि आप गणित में कमजोर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।